आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रवि है, मैं ट्रक ड्राइवर हूं। ऐसे तो हजारों लोग ट्रक चलाते हैं, लेकिन जो मेरे साथ उस सर्द रात को हुआ, उसे याद करते ही आज भी मेरी रीढ़ के अंदर ठंड और डर उतर जाता है। ये उस रात की बात है जब मैं दिल्ली से भारी लोहे के मशीन पार्ट्स लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ निकला था। ऐसा माल जो चलते ट्रक में भी अपनी मौजूदगी महसूस कराता है। ट्रक पूरा लोड था, वजन ज्यादा था, ट्रक पहले से भारी लग रहा था। मेरे साथ मेरा खलासी था अशोक। अशोक कम बोलने वाला, रात के रास्तों को समझने वाला। सर्दी उस दिन सामान्य नहीं थी। वो सर्दी नहीं जो कपड़ों तक रहती है। वो सर्दी ऐसी थी जो धीरे धीरे हड्डियों के अंदर जमने लगती थी। ऐसी सर्दी जिसमें सांस लेते वक्त सीने में हल्का दर्द होने लगे। ट्रक जैसे ही शहर से बाहर निकला, रोशनी पीछे छूट गई। आगे अंधेरा ऐसा था कि ट्रक की हेडलाइट के आगे कुछ नहीं दिखे, और जमी हुई हवा थी। इंजन एक भारी लय में चल रहा था, हर झटका स्टीयरिंग तक आता था। टायर सड़क को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सब सामान्य था, लेकिन उस रात ये सब कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। हाईवे सीधा था, इतना सीधा कि लगता था अगर नजर हटाई तो रास्ता खुद बदल जाएगा। अशोक काफी देर से कुछ बोल नहीं रहा था। वो बाहर नहीं देख रहा था, वो अपने हाथों को घूर रहा था, जैसे उन्हें महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। सर्दी अब हद पार कर रही थी। हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए लग रहे थे और पैर भारी। मन अजीब तरह से सिकुड़ रहा था। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये वही वक्त था जब मुझे लगा, कुछ रास्ते सिर्फ दूरी तय करने के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते आपको अंदर से तोड़ने के लिए होते हैं। आगे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो रोशनी ज्यादा नहीं थी, बस इतनी कि अंधेरे में एक आकृति बन सके। और उस रोशनी में एक ढाबा था। ढाबा सड़क से अलग नहीं लग रहा था, जैसे वो हमेशा से इसी जगह का हिस्सा रहा हो। मैंने ट्रक धीरे किया और सड़क के किनारे रोका। इंजन चलता रहा, क्योंकि उस सर्दी में इंजन बंद करना मौत को दावत देना होता है। ढाबे के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह हम पर थीं। और तभी अशोक ने धीमे से कहा, यहां रुकना पड़ेगा। ये सवाल नहीं था, ये जरूरत थी। हम अंदर गए। खाना गरम था, इतना गरम कि उंगलियों में जान लौट आई। पैसे देते वक्त ढाबे वाले ने मुझे देखा और बोला, छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाओगे, अगर रुका हुआ रास्ता इजाजत दे। उसकी बात अशोक बोला, क्यों? ढाबे वाला बोला, यह रास्ता रात में आगे का डरावाना है। उसकी बात में चेतावनी थी। हम फिर ट्रक में बैठे, आगे बढ़े। ढाबा पीछे रह गया, लेकिन उसकी ठंड हमारे साथ चलने लगी। सड़क अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। हेडलाइट की रोशनी में किनारों पर परछाइयां लंबी खिंचने लगीं। और तभी मुझे पहली बार यकीन हुआ, इस रास्ते पर डर चलता नहीं, और मेरे मन डर बैठता है। ढाबा पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी ट्रक के अंदर थी, जैसे किसी ने इंजन के साथ कुछ और भी चालू कर दिया हो। अशोक चुप था, उसकी आंखें अब सड़क पर नहीं थीं। वो सामने बैठे बैठे शीशे में कुछ ढूंढ रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहा है? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी, जैसे ठंड से नहीं किसी और चीज से सुन्न हो रही हों। सड़क अब सीधी नहीं थी, हल्की हल्की मोड़ लेने लगी थी। लेकिन अजीब बात यह थी, हर मोड़ के बाद सड़क फिर उसी दिशा में लौट आती, जैसे हम आगे नहीं घूम घूम कर एक ही जगह फंसे हों। हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें एक सड़ी हुई सी गंध थी, लोहे और गीली मिट्टी की मिली जुली। मैंने शीशा बंद किया, फिर भी वो गंध अंदर थी, जैसे ट्रक के अंदर पहले से मौजूद हो। तभी अशोक ने धीरे से कहा, भैया, ये माल सामान्य नहीं है। मैंने हंसने की कोशिश की। लोहे के पार्ट्स हैं, कागज पूरे हैं। अशोक मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो पीछे की तरफ देख रहा था।
जहां माल बंधा हुआ था। कागज सामान का वजन बताते हैं, मौजूदगी नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी और तभी ट्रक हल्का सा झटका खाया, ऐसा झटका जैसे पीछे किसी ने हाथ रख दिया हो। मैंने ब्रेक नहीं मारा, लेकिन गति अपने आप कम हो गई। इंजन अब भारी लय में नहीं, बल्कि हाँफ रहा था, जैसे उसे भी रुकने की इजाजत नहीं मिल रही हो। हेडलाइट के सामने धुंध घनी होने लगी। धुंध नहीं, जैसे सांसें जमी हों, और उसी धुंध में मुझे सड़क के बीच एक आकृति दिखी। कोई चल नहीं रहा था, वो खड़ा था, सफेद कपड़ों में, इतना स्थिर कि अगर हेडलाइट हिलती तो लगता वो हिलेगा। अशोक अब सीधे सामने देख रहा था। उसके मुंह से बस इतना निकला, रोकना मत। मैंने एक पल को सोचा, लेकिन उसी पल वो आकृति करीब आ गई, बिना चलने के, सिर्फ करीब, जैसे सड़क खुद उसे हम तक ले आई हो। स्टीयरिंग मेरे हाथों में जम चुका था। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, बल्कि धीरे धीरे डूब रहा था। और तभी पीछे माल की तरफ से एक आवाज आई, लोहे के टकराने की नहीं, बल्कि जैसे किसी ने ठंडी सांस छोड़ी हो। अशोक सीट से खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब मेरी नहीं, किसी और से बोल रही थी। भैया, ढाबे वाला झूठ नहीं बोल रहा था, ये रास्ता आगे इजाजत नहीं देता। और उसी पल हेडलाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा। इंजन चल रहा था, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे थे। अंधेरा पूरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें खुली हों फिर भी कुछ ना दिखे। हेडलाइट बुझी थी, लेकिन डैशबोर्ड की हल्की लाल रोशनी अब भी हमारे चेहरे काट काट कर दिखा रही थी। अशोक अब खड़ा नहीं था, वो सीट पर बैठा था, लेकिन उसका बैठना इंसानों जैसा नहीं था। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई, कंधे अजीब तरह से तने हुए, जैसे कोई और उसके शरीर को संभाल रहा हो। मैंने नाम लेकर बुलाया, अशोक। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें वो नहीं थीं जो मैंने सालों से देखी थीं। उनमें डर नहीं था, उनमें पहचान नहीं थी, उनमें इंतजार था। धीरे से बोला, भैया, कंपनी का नाम याद है? मेरे गले में अचानक सूखापन उतर आया। मैंने कहा, हाँ, दिल्ली की थी, पुरानी कास्टिंग कंपनी। अशोक मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। नाम पूरा बोलो। मैंने कागजों की तरफ देखा। डैशबोर्ड के नीचे फाइल रखी थी। हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। कंपनी का नाम, शिवालिक इंडस्ट्रियल फाउंड्री। नीचे छोटे अक्षरों में, पुराने मशीन पार्ट्स का पुनः उपयोग। अशोक हंसा, बहुत धीमे। पुनः उपयोग? उसने पीछे की तरफ इशारा किया। भैया, ये पार्ट्स मशीनों के नहीं हैं। मेरी रीढ़ में वही हड्डियां जमा देने वाली ठंड दौड़ गईं। तो किसके हैं? मेरी आवाज मेरी नहीं लगी। अशोक ने खिड़की से बाहर देखा, जहां अब भी कुछ नहीं दिख रहा था। इस कंपनी के पास पुरानी फैक्ट्रियां हैं, बंद पड़ी, जंगल के अंदर। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। वहां मशीनें टूटती नहीं छोड़ी जाती हैं। इंजन अचानक अपने आप तेज हो गया, लेकिन ट्रक हिला भी नहीं, जैसे किसी ने पहियों को जकड़ लिया हो। और तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। अब सांस की नहीं, अब कुछ घिसटने की। लोहे के नहीं, जैसे किसी ने खुद को जमीन पर खींचा हो। अशोक ने धीरे से कहा, भैया, ये रास्ता उसी फैक्ट्री के पास से जाता है। मैंने चिल्लाकर कहा, तो कंपनी ने यहीं से क्यों भेजा? उसने मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि ये रास्ता नक्शे में नहीं है। और उसी पल अंधेरे में सामने वही सफेद आकृति फिर दिखाई दी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी आकृतियां थीं, सब स्थिर, सब इंतजार में। और तभी डैशबोर्ड की लाल रोशनी में मैंने देखा, कंपनी के कागजों पर जो तारीख लिखी थी, वो आज की नहीं थी, वो 20 साल पुरानी थी। और उस पर डिलीवरी स्टेटस लिखा था, अभी तक पहुंचा नहीं।
पर पता नहीं हम दोनों उस रात किस तरह बचकर आए थे, और हमने उसे दिन के बाद ट्रक चलाना भी छोड़ दिया। पर आज भी जब मैं रात के अंधेरे में अकेला निकलता हूँ, मुझे महसूस होता है जैसे कोई सड़क के बीचों बीच खड़ा हो,